आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपनो मिशन की ऑनलाइन क्लासेस में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी की जो तैयारी है वो बेहद ही शानदार तरीके से चल रही होगी और आशा है कि जो मेरे द्वारा जानकारी आपके साथ साझा की जा रही है वो आपको बेहद ही अच्छे तरीके से पसंद आ रही होगी। पिछली क्लासों में हम राजस्थान की चित्रकला के बारे में बात कर रहे थे। जैसा कि आप सभी को पता होगा, हम लोगों ने अब तक जो मेवाड़ स्कूल है वो लगभग हमारा पूरा हो चुका है। ठीक है, आज हम आगे के स्कूल की बात करेंगे और आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे हाड़ौती स्कूल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? हाड़ौती स्कूल के बारे में। ठीक है, मैंने आपको बताया कल की क्लास तक हमने पिछली क्लासों में राजस्थानी चित्रकला की सामान्य जानकारी, उसके बाद में मेवाड़ स्कूल के अंदर मेवाड़ शैली, उसके बाद में नाथद्वारा चित्रशैली, देवगढ़ चित्रशैली और उसके बाद में हमने चावंड चित्रशैली के बारे में बात की थी। आज की क्लास हम शुरुआत कर रहे हैं हाड़ौती स्कूल से। कहां से? हाड़ौती स्कूल से। हाड़ौती स्कूल के बारे में मैं आपको पहले बता दूं कि हाड़ौती स्कूल के अंदर जब हम बात करेंगे तो हाड़ौती स्कूल के अंदर हम कुल 3 शैलियों की बात करेंगे। कोटा शैली, बूंदी शैली और इसके बाद में हम बात करेंगे झालावाड़ चित्रशैली की। ठीक है, कोटा शैली, बूंदी शैली और झालावाड़, 3 चित्र शैलियां हम इसके अंदर हाड़ौती शैली के अंदर बात करेंगे। ठीक है, बात करते हैं हम कोटा शैली से। कहां से? कोटा शैली से। आज की हमारी पहली शैली कौन रहेगी? कोटा शैली। ठीक है, कोटा शैली के अंदर मैं आपको बात बता दूं कि जो यहाँ का जो प्रमुखता जो चित्रण किया गया है, यानी कि मुख्य रूप से यहाँ पर जिस चीज का चित्रण किया गया है, जिस तरीके के चित्रकारों ने यहाँ पर चित्रण किया, उसमें प्रमुख विषय उन्होंने किस चीज को उठाया, तो वो आप ध्यान रखेंगे। जिससे परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षा में काफी बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। यानी यहाँ का प्रमुख विषय जो रहा था, प्रमुख विषय जो रहा है वो रहा है शिकार का। किसका रहा है? शिकार का। हाड़ौती स्कूल के अंदर कोटा शैली की हम बात करें, इसके अंदर जो प्रमुख विषय रहा है कोटा शैली का वो क्या रहा है? शिकार का रहा है। और कोटा शैली में शिकार का चित्रांकन सर्वाधिक किया गया। इसी कारण से इस कोटा शैली को ही शिकारी शैली या शिकार शैली के नाम से भी जाना जाता है। कोटा शैली को हम क्या कह देते हैं? शिकार शैली भी कह देते हैं। ठीक है, दूसरी चीज आप ध्यान रखोगे कि यहाँ पर शिकार किसके द्वारा किया जाता था, तो आप एक चीज यहाँ पर खासकर ध्यान में रखेंगे यह भी कि यहाँ पर राजाओं के साथ साथ रानियों के भी शिकार का चित्रण हुआ है। शिकार का चित्रण किया गया। कहने का भावार्थ ये है अपना कि ज्यादातर क्या होता है कि जो शिकार किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? राजाओं द्वारा, सैनिकों द्वारा किया जाता है। लेकिन कोटा शैली की खास बात क्या रही है कि यहाँ पर जो शिकार का दृश्य दिखाया गया है उसमें न केवल राजाओं का बल्कि रानियों के द्वारा भी शिकार करते हुए दर्शाए गए। यानी राजा और रानियों दोनों के द्वारा शिकार करते हुए दृश्यों का चित्रांकन किया गया। कौन सी शैली में? कोटा शैली के अंदर। ठीक है, आगे बात करते हैं। कोटा के अंदर हम बात करें तो एक यहाँ पर आती है झाला की हवेली, जिसे हम कहते हैं झालाओं की हवेली। ठीक है, झालाओं की हवेली कहां पर आती है? कोटा जिले में आती है। ठीक है, और जो झालाओं की हवेली थी इसके अंदर क्या किया गया? भित्ति चित्रांकन किया गया है। यानी भित्ति चित्र मैंने आपको बताया था, यानी दीवारों पर जो चित्रांकन किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? भित्ति चित्रण कहते हैं। और यानी यहाँ पर झालाओं की हवेली में जो भित्ति चित्रण किया गया है, उन भित्ति चित्रों के अंदर सर्वाधिक किसका चित्रांकन किया गया है? शिकार का चित्रांकन किया गया। तो आप ध्यान रखेंगे झालाओं की हवेली में भित्ति चित्रण में शिकार की प्रधानता, यानी कि झालाओं की हवेली में जो जिस तरह का भित्ति चित्रण किया गया है उसमें शिकार की प्रधानता रखी गई है। आप खासकर ध्यान रखेंगे कि जो कोटा शैली है उसमें ज्यादातर कहीं पर भी अगर किसी चीज की बात की जाएगी तो वो शिकार की बात की जाएगी। किसकी बात की जाएगी? शिकार की। एकमात्र शैली है जिसमें शिकार का चित्रांकन किया गया है। कौन सी शैली? कोटा शैली। ठीक है, यहाँ तक आई चीज समझ में आपके प्रमुख विषय शिकार का
राजाओं के साथ रानियों को भी शिकार का चित्रांकन किया गया और झालाओं की हवेली में जो भित्ति चित्रण किया गया है उसमें किसका चित्रांकन किया गया सर्वाधिक? शिकार का। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक चित्रकार होते हैं किसके? कोटा शैली में, जिसका नाम क्या था? डालू। डालू चित्रकार। चित्रकार का नाम क्या था? डालू चित्रकार। इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम क्या था? रागमाला। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि रागमाला ग्रंथ हमने कल की क्लास में चावंड चित्र शैली में पढ़ा था, जिसके चित्रकार कौन थे? नासिरुद्दीन। लेकिन वो चावंड चित्र शैली की बात थी, यहाँ पर हम कोटा शैली की बात कर रहे हैं। यदि रागमाला के आपसे चित्रकार पूछा जाएगा तो आपको डालू और नासिरुद्दीन दोनों में से एक दिया हुआ पूछेगा, या रागमाला का अगर संबंध पूछता है तो कोटा शैली अथवा हम यूं कहें कि चावंड शैली, दोनों आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में दोनों ऑप्शन में नहीं रहेंगे, कोई एक ऑप्शन में रहेगा। ठीक है, यानी यहाँ पर कोटा शैली में जो रागमाला का चित्रांकन किया वो किसने किया था? डालू ने किया था। डालू चित्रकार, डालू नामक चित्रकार थे, उन्होंने यहाँ पे इसका क्या किया था? चित्रांकन किया था। हम बात करें कि रागमाला की क्या खास बात है, तो जो रागमाला ये जो चित्र था वो कोटा शैली का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ माना जाता है। क्या माना जाता है? सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ। तो आप ध्यान रखेंगे, कोटा शैली का सर्वोत्कृष्ट, कोटा शैली का सर्वोत्कृष्ट या सर्वोत्तम ग्रंथ, सर्वोत्तम ग्रंथ कौन सा था? रागमाला। रागमाला ग्रंथ की रचना किसने की? डालू नामक चित्रकार ने, जिसकी क्या विशेषता है? कोटा शैली का सर्वोत्तम ग्रंथ है। कौन सा? रागमाला ग्रंथ, जिसके रचनाकार या चित्रकार कौन रहे हैं? अपन बात करें डालू की। ठीक है, और इसके अंदर चित्रांकन किसका किया गया? हम बात करें कि इसमें किस चीज की प्रधानता है, तो किसकी प्रधानता रहेगी? शिकार की प्रधानता। कोटा शैली में सर्वाधिक किसकी प्रधानता है? शिकार की प्रधानता है। और कोटा शैली की हम बात करें तो रागमाला चित्र जो डालू द्वारा चित्रित किया गया है, किसकी प्रधानता रहेगी? इसके अंदर शिकार की प्रधानता रहेगी। दूसरी चीज हम बात करें कि इसमें वसली का प्रयोग किया गया है। वसली का प्रयोग कर चित्रांकन, वसली का प्रयोग कर चित्रांकन। अब वसली का प्रयोग क्या होता है आप समझना, यानी कि आपने देखा होगा कि आप जब प्रतियोगी परीक्षा देने जाते हैं तो आपकी ओएमआर सीट के नीचे एक दूसरी सीट लगी हुई होती है। ठीक है, जिसकी कॉपी आप यहाँ पे साथ में लेके आते हैं अपने, यानी आप ओरिजिनल ओएमआर को फिल करते हैं, जबकि नीचे वाली पे वो मार्क हो जाता है। यानी कागज के ऊपर कागज रखकर चित्रकारी करना क्या कहलाता है? वसली का कहलाता है। यानी कागज के ऊपर कागज रखकर किसी चित्र को चित्रित करना क्या कहलाता है? वसली कहलाता है। क्या कहलाता है? वसली। जैसे कि हम कार्बन कॉपी का प्रयोग करते हैं, जैसे ओएमआर सीट के अंदर प्रयोग किया जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में, आपने देखा होगा, तो उस तरीके की जो शैली होती है उसे क्या कहा गया? एक तरीके से वसली, उसे ही हम लोग कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो कोटा शैली है वो स्वतंत्र किसके काल में हुई थी, तो कोटा शैली स्वतंत्र हुई थी जो इसके महाराव उम्मेद सिंह जो आते हैं उनके काल में स्वतंत्र हुई थी। तो आप ध्यान रखेंगे कोटा शैली का जो स्वतंत्र माना जाता है, स्वतंत्र काल किसके काल में माना जाता है? तो ये आते हैं महाराव उम्मेद सिंह के काल में, महाराव उम्मेद सिंह के काल में। कोटा शैली स्वतंत्र कब हुई? महाराव उम्मेद सिंह के काल में कोटा शैली स्वतंत्र हुई थी। ठीक है, अब कोटा शैली की हम कुछ विशेषताओं की बात करते हैं, कुछ एक कोटा शैली की विशेषताएं रही है मुख्य रूप से, उनकी बात करते हैं। ठीक है, विशेषताओं में सबसे पहली चीज तो हमें ये ध्यान रखनी है कि ये यानी एक तरीके से पेंटिंग होती थी, चित्रकारी यानी चित्रण करना, किसी चीज को चित्र उकेरना, यानी कि एक तरीके से पेंटिंग होती थी। अगर हम पेंटिंग करेंगे तो किन्हीं रंगों का प्रयोग होगा, तो प्रत्येक चित्र शैली में आपको रंगों का ध्यान रखना बेहद ही आवश्यक है। ठीक है, रंगों से और चित्रकार जो थे उनसे प्रतियोगी परीक्षाओं में काफी बार प्रश्न पूछा जाता है, तो इन दो चीजों का आप आवश्यक रूप से ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो जो विशेषता है कोटा शैली की, इसमें किस तरीके के रंगों का प्रयोग किया गया वो हम देखेंगे। एक तो किया गया इसमें हल्के हरे रंग का, या हम कहें हल्का हरा रंग, लाल रंग, और साथ ही हम बात करें नीले रंग की प्रधानता, यानी नीला रंग इस शैली की विशेषता रही है। हल्का हरा, लाल और नीला रंग कौन सी शैली की विशेषता रही है? कोटा चित्र शैली की विशेषता रही है। ठीक है, दूसरी हम बात करेंगे उमड़ते घुमड़ते बादलों का, उमड़ते घुमड़ते बादलों का चित्रण। अब उमड़ते घुमड़ते बादलों से क्या तात्पर्य है? यानी कि आपने देखा होगा वर्षा काल के अंदर
जब श्रावण और भाद्रपद ये महीने चलते होते हैं, तब जब वर्षा ऋतु आती है, घोर बादल जो छा जाते हैं आकाश के अंदर, काले बादलों का जो समूह आ जाता है, जिसकी वजह से अंधेरा छा जाता है, यानी उन्हें ही हम कहते हैं उमड़ते घुमड़ते बादलों का, यानी बहुत ज्यादा बादलों का जो चित्रण किया गया है वो कौन सी चित्र शैली में किया गया है? कोटा चित्र शैली में किया गया है। एक चीज और ध्यान रखेंगे यहाँ पर, कोटा शैली में यानी जो पेंटिंग की जाती थी, जैसे कि ये पेंटिंग है, यहाँ पर कोई पेंटिंग बनाई गई है जिसके अंदर ये मान लीजिए हमने झाला हवेली बना दी, इसके ऊपर ये राजा है या रानियां है, ठीक है, ये राजा रानी, और यहाँ पर किसी चीज का ये शिकार कर रहे हैं तीर के द्वारा, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे बताया किसका चित्रांकन? शिकार का। किसके द्वारा? राजा रानियों का, झाला सिंह की हवेली, चालाओं की हवेली, इन सब के बारे में बताया। अब आप ध्यान देना कि तीसरी विशेषता जो हम बात कर रहे हैं वो क्या है, यानी कि जो ये पेंटिंग बनाई जाती थी और इस पेंटिंग की जो ये बॉर्डर होती थी, पेंटिंग की जो ये बॉर्डर होती थी उसे लाल और नीले रंग से रंगने की, ठीक है, प्रधानता थी, लाल और नीले रंग से। और इस बॉर्डर को क्या कहा जाता था? इस बॉर्डर को होसिये कहते थे। क्या कहते थे? होसिये। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे, पेंटिंग में बॉर्डर अथवा हम यूं कहें होशिये को लाल व नीले रंग से चित्रण, होशिये का लाल व नीले रंग से चित्रण। यहां तक आई चीज समझ में? यानी हम यूं कहें कि कोटा शैली का प्रमुख विषय रहा है शिकार, राजाओं के साथ साथ रानियों का भी शिकार का चित्रण किया गया है। आगे हम बात करें झालाओं की जो हवेली थी, इसमें भित्ति चित्रणों की प्रधानता दिखाई गई है, ठीक है। और भित्ति चित्रों में किसका दृश्य है? शिकार का दृश्य है। इसके बाद में हमने बात की डालूचित नामक चित्रकार हुए थे, जिन्होंने रागमाला नामक ग्रंथ की रचना की, और इस रागमाला ग्रंथ की क्या विशेषता है कि यह कोटा शैली का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ माना जाता है। इसके बाद में हमने बात की कि वसली का प्रयोग, वसली यानी कागज पर कागज रखकर चित्रकारी करना क्या कहलाता है? वसली कहलाता है। इसके बाद में हमने बात की कोटा शैली का स्वतंत्र काल किस समय का माना जाता है? तो महाराव उम्मेद सिंह के शासनकाल को। रंगों की बात की तो हल्का हरा, लाल और नीले रंग की प्रधानता, उमड़ते घुमड़ते बादलों का, और हमने बात की होशिये को लाल व नीले रंगों से रंगा जाता था। जो ये होशिये, यहाँ पर जो ये पेंटिंग की जाती थी किनारों पर, इसे किस रंग से रंगा जाता था? लाल और नीले रंग से, लाल और नीले रंगों से, ठीक है। आइए यहां तक चीज समझ में? आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट रखना चाहो तो रख सकते हैं। आगे बात करते हैं हम बूंदी शैली के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे चलने से पहले आप एक चीज का ध्यान देंगे कि यहाँ पे अभी कोटा शैली की हमने चित्रकारों की बात नहीं की अभी तक। किसकी बात नहीं की है? चित्रकारों की। तो कोटा शैली के प्रमुख चित्रकार मैं बता देता हूं। कोटा शैली के प्रमुख चित्रकारों की हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हमने बात की थी किसकी? डालू की, ठीक है। डालू के बाद में हम बात करेंगे रघुनाथ, रघुनाथ के बाद में आएगा गोविंद, और गोविंद के बाद में लच्छीराम। ये चार जो चित्रकार हैं वो आप प्रमुख रूप से याद रखेंगे। एक पांचवा चित्रकार है जो कोटा शैली और बूंदी शैली दोनों में आएगा, और उनका नाम है रामलाल। क्या नाम है? रामलाल। यानी यह रामलाल जो है वो दोनों जगह रहेगा, कोटा और बूंदी दोनों के अंदर, ठीक है। तो इन चित्रकारों का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसको आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं, जैसे कि ये है रघुनाथ गोविंद से पूछ रहा है कि लस्सी डालूं कि नहीं डालूं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी ट्रिक बना सकते हैं। बाकी ट्रिक की वहां पर आवश्यकता पड़ती है जब चित्रकार ज्यादा होते हैं, जहां पर कम रहे वहां पर ट्रिक की आवश्यकता नहीं, फिर भी आप कर सकते हैं। रघुनाथ गोविंद से पूछ रहा है कि लच्छी डालूं कि नहीं डालूं, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, डालू, रघुनाथ गोविंद, लच्छीराम और रामलाल। आई थी समझ में? चलिए आगे बात करते हैं बूंदी चित्र शैली की। यदि हम बूंदी शैली की बात करें तो बूंदी शैली का जो विकास था वो राव सुरजनहाड़ा के काल में हुआ।
ठीक है, विकास कब से हुआ? राव सुरजनहाड़ा के समय, यानी कि बूंदी पर उसमें किसका शासक था? हाड़ा राजाओं का, हाड़ा शासकों का। ठीक है, और प्रभाव की बात करें तो ये इस पर किसका प्रभाव था? मेवाड़ शैली का। इसके पीछे कारण क्या था? इसके पीछे कारण ये था कि सुरजनहाड़ा के शासक बनने से पहले जो बूंदी था वो एक तरीके से मेवाड़ राज्य का ही एक भाग था। इसलिए चलिए बात करते हैं। मैंने आपको बताया कि इसका विकास जो है वो किसके काल में हुआ? राव सुरजनहाड़ा, राव सुरजनहाड़ा के काल में। इसके बाद में मैंने आपको बताया कि बूंदी शैली पर जो प्रभाव हमें देखने को मिलता है वो किसका देखने को मिलता है? मेवाड़ शैली का। प्रभाव किसका देखने को मिलता है? मेवाड़ शैली का देखने को मिलता है। दूसरी चीज की हम बात करें, कोटा शैली में हमने देखा प्रमुख विषय शिकार का था, और यहाँ पर अगर हम प्रमुख विषय की बात करेंगे, यहाँ पर अगर हम प्रमुख विषय देखें कि बूंदी शैली का प्रमुख विषय क्या रहा है, तो यहाँ पर रहेगा पशु व पक्षियों का चित्रांकन। ठीक है, पशु व पक्षियों का चित्रांकन बूंदी शैली में। शिकार का दृश्य कहां पर किया गया है? कोटा शैली में किया गया है। ठीक है, एक चीज आप ध्यान रखेंगे जो बेहद ही महत्वपूर्ण है, मैं स्टार लगा देता हूं, कि भित्ति चित्रों के लिए, किसके लिए? भित्ति चित्रों के लिए, भित्ति चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध, बेहद ही महत्वपूर्ण है भाई साहब, ध्यान रखेंगे आप इस चीज का। यानी बूंदी शैली जो है वो भित्ति चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध मानी जाती है, ना केवल राजस्थान में प्रसिद्ध, ना केवल भारत में प्रसिद्ध, वरन यह कहां पर प्रसिद्ध मानी जाती है? विश्व भर में प्रसिद्ध मानी जाती है। किसके लिए? भित्ति चित्रों के लिए। कौन सी शैली? बूंदी चित्र शैली की बात करते हैं। ठीक है, बूंदी की बात करते हैं तो बूंदी में एक दुर्ग आता है जिसका नाम आता है तारागढ़ दुर्ग। जिसका नाम क्या आता है? तारागढ़ दुर्ग। और अगर तारागढ़ दुर्ग की बात होगी, ये कहां पर पड़ता है? बूंदी में। एक तारागढ़ कहां पर आता है? अजमेर में। लेकिन वो अजयमेरु दुर्ग था, उसका कालांतर में पृथ्वीराज जो थे उन्होंने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर उसका प्रकोटे का निर्माण करवाया, और तभी से उसको तारागढ़ कहा जाने लगा। लेकिन हम तारागढ़ दुर्ग बूंदी की बात कर रहे हैं, और इसका जो निर्माण था वो बरसिंघहाड़ा ने करवाया था। बरसिंघहाड़ा ने। तारागढ़ दुर्ग का जो निर्माण था वो किसने करवाया था? बरसिंघहाड़ा ने। इसी तारागढ़ दुर्ग के अंदर एक रंगशाला है। क्या है? रंगशाला, जिसे वर्तमान में क्या कहा जाने लगा? चित्रशाला कहा जाने लगा है। क्या कहा जाने लगा? चित्रशाला कहा जाने लगा। और इस रंगशाला या हम यूं कहें चित्रशाला का जो निर्माण था वो महाराव उमेद सिंह के काल में हुआ। उन्होंने करवाया। किसने? महाराव उमेद सिंह ने, उमेद सिंह हाड़ा ने, महाराव उमेद सिंह हाड़ा ने। ये कोटा में हमने जो बात की थी वो उमेद सिंह नहीं है, ये उमेद सिंह हाड़ा की बात कर रहे हैं। किसका निर्माण करवाया? चित्रशाला। कहां पर है? तारागढ़ दुर्ग में। तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? बरसिंघहाड़ा ने। तारागढ़ दुर्ग वर्तमान में कहां पर है? बूंदी शैली में। दूसरा तारागढ़ दुर्ग कहां पर है? अजमेर जिले में। और उसे किस अन्य नाम से जाने जाते हैं? अजमेर दुर्ग से भी जानते हैं। ठीक है, अब आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि इस चित्रशाला हम अथवा यूं कहें कि इस रंगशाला को भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भित्ति चित्रों का स्वर्ग। ठीक है, रंगशाला का निर्माण किसने करवाया? महाराव उमेद सिंह हाड़ा ने। हाड़ा द्वारा क्या करवाया गया? इसका निर्माण करवाया गया। और हम बात करेंगे भित्ति चित्रों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? चित्रशाला का, जो कहां पर है? बूंदी के तारागढ़ दुर्ग के अंदर। ठीक है, यहां तक आई चीज समझ में? आगे चले, आगे बूंदी शैली की विशेषताओं की बात करते हैं। बूंदी शैली की प्रमुख विशेषताओं के बारे में हम लोग बात करेंगे। जो इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं, और विशेषताओं में मैंने बताया कि सबसे पहले हम रंग की बात करेंगे, तो यहाँ पर हरा रंग और सतरंगी रंगों का प्रयोग किया गया है। हरा व सतरंगी रंगों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, रंगों की प्रधानता आपको हर जगह ध्यान रखनी है। यहाँ पर हरे रंग और सतरंगी रंगों का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है। दूसरी बात करें हम रेखाओं का सुंदर चित्रण। किसका? रेखाओं का सुंदर चित्रण, अथवा हम यूं कहें रेखाओं का चित्रण किस शैली में हुआ है? बूंदी चित्र शैली में हुआ है। और बूंदी चित्र शैली में कौन से रंगों का प्रयोग किया गया? हरा और सतरंगी रंगों का प्रयोग किया गया। दूसरी बात करें हम, यहाँ पर दरबारी चित्रण किया गया है।
दरबारी चित्रण का मतलब यानी जब राजा दरबार में आता था तो उस चीज का यहाँ पर क्या किया गया है, चित्रण किया गया है। आगे हम बात करें नायिका भेद का चित्रण। नायिका भेद का चित्रण, और नायिका भेद के चित्रण से क्या मतलब है, यानी कि नायिका यानी यहाँ पर नायिका रानी से लिया गया है। रानी का और राजा का जो, यानी जैसे कि रानी महल के ऊपर खड़ी है, राजा नीचे खड़ा है, उनके वार्तालाप के दृश्य को दर्शाया गया या आमने सामने बैठकर दर्शाया गया, उस तरीके के नायिका के बारे में जो चीजें दर्शाई गई उसे क्या कहा गया, नायिका भेद चित्रण कहा गया है। दूसरी चीज आप ध्यान रखेंगे, सोने अथवा चांदी, सोने अथवा हम यूं कहें कि चांदी, सोने अथवा चांदी की शाही का जो प्रयोग था, सोने अथवा चांदी की शाही का प्रयोग कौन सी शैली में किया गया, सोने अथवा चांदी की शाही का प्रयोग कौन सी शैली में, बूंदी चित्र शैली की हम लोग बात करते हैं। दूसरी चीज आप ध्यान रखेंगे कि नाचते हुए मोर का चित्रण, नाचते हुए मोर का चित्रण। आप एक चीज नोट डाल के रख लीजिएगा कि जो मोर का चित्रण था वो लगभग प्रत्येक शैली में हुआ है, मोर का चित्रण लगभग प्रत्येक शैली में हुआ है, लेकिन नाचते हुए मोर का चित्रण कौन सी शैली में हुआ है, बूंदी चित्र शैली में। ये आप ध्यान रखेंगे, नाचते हुए मोर का बूंदी चित्र शैली में, जबकि सीधा मोर आ जाए तो वो लगभग सब शैलियों में उसका प्रयोग या चित्रांकन किया गया है। ठीक है, आगे हम बात करें कि इसी शैली में हाथी, और हाथी के साथ हम बात करें हिरण का, हाथी व हिरण का चित्रण भी इस शैली में हमें देखने को मिलता है। कौन सी शैली में, बूंदी चित्र शैली की बात करते हैं। साथ ही साथ हम बात करें कि जब बूंदी कोटा बूंदी की बात आती है तो यहाँ पर सर्वाधिक सरोवर देखने को मिलते हैं, तो सरोवर व केले के वृक्षों की प्रधानता, तो सरोवर व केले का चित्रण यहाँ पर किया गया है, सरोवर व केले का चित्रण किया गया है। केले के साथ में यहाँ पर कई जगह खजूर का भी चित्रण हमें देखने को मिलता है, खजूर वृक्ष का, किसका, खजूर वृक्ष का चित्रण। ठीक है, तो मैंने आपको बताया सरोवर, केले और खजूर वृक्ष का चित्रण, हाथी व हिरण का चित्रण, नाचते हुए मोर का चित्रण। ठीक है, साथ ही साथ हम आपको बता दूं एक चीज और कि यहाँ पर जो नायिका का जो चित्रण किया गया था, इस नायिका को लाल चुनरी में दिखाया गया है, किसमें, लाल चुनरी व पारदर्शी वस्त्रों में दिखाया गया है। ठीक है, यानी कि जो नायिका का चित्रण किया गया है वो लाल चुनरी अथवा साथ में हम कहें कि पारदर्शी वस्त्रों के साथ में उनका चित्रण किया गया है। कौन सी चित्र शैली की बात कर रहे हैं, बूंदी चित्र शैली की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक आई चीज समझ में। विशेषताओं में हमने क्या देखा, हरा व सतरंगी रंगों का प्रयोग, रेखाओं का सुंदर चित्रण, दरबारी चित्रण किया गया, नायिका भेद का चित्रण किया गया, सोने व चांदी की शाही का प्रयोग, नाचते हुए मोर का चित्रण किया गया, हाथी व हिरण का, सरोवर, केले और खजूर का चित्रण यहाँ पर किया गया है। आगे हम बात करें लाल चुनरी व पारदर्शी वस्त्रों का यहाँ पर चित्रण किया गया है। ठीक है, यहाँ तक आई चीज समझ में। चलिए आगे बात करते हैं हम जो बूंदी शैली के जो प्रमुख चित्रकार हुए हैं उनके बारे में अभी देखते हैं हम। चित्रकार में आते हैं नूर मोहम्मद। एक मैंने आपको बताया था कोटा शैली करवा रहा था कि वहां पर रामलाल बताया था, और वही कहां पर आएगा, साथ में बूंदी शैली में आएगा। ठीक है, रामलाल और इसके बाद में आएगा एक अहमद अली, अहमद अली, एक आएगा सुरजन। ठीक है, एक आएगा श्री कृष्ण। ठीक है, और एक मैंने आपको बताया रामलाल, यानी ये रामलाल दोनों जगह कॉमन है। इसके बाद में चार यहाँ पर बचेंगे, नूर मोहम्मद, अहमद अली, सुरजन और श्री कृष्ण। ठीक है, तो यहाँ पर भी कितने कलाकार होंगे, मुख्य रूप से 4 कलाकार, क्योंकि रामलाल जो दोनों जगह आ रहा है तो कॉमन रूप से आप याद कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो बूंदी चित्र शैली की अब तक हमने बात कर ली। आज की क्लास में हाड़ौती चित्र शैली, हाड़ौती स्कूल के अंदर कोटा शैली हम पढ़ चुके हैं, बूंदी शैली के बारे में बात कर चुके हैं, और जो पीछे बचती है आपकी झालावाड़ चित्र शैली, उस शैली के अंदर इतना कुछ एडिशनल रूप से आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। कुछ छोटी बहुत एक आधी चीजें उसके अंदर है जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रह सकती है, और वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। और उसी के साथ में हमारा हाड़ौती स्कूल है वो आज ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया झालावाड़ चित्र शैली, झालावाड़ शैली,
झालावाड़ शैली में प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही कम चांस बनेगा कि आपसे प्रश्न पूछा जाए, लेकिन फिर भी आप इस पे ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें झालावाड़ शैली पर प्रभाव किसका देखने को मिलता है, तो कोटा शैली का प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। और इसके ऊपर अगर चित्रण की बात करेंगे, किसका सर्वाधिक चित्रण किया गया है, तो राजसी वैभव और सामंती परिवेश का, राजसी वैभव और सामंती परिवेश का चित्रण। इसमें चित्रण किसका हुआ है, राजसी वैभव और सामंती परिवेश का चित्रण हुआ है। कौन सी शैली में, झालावाड़ चित्र शैली में। और मैंने आपको बताया झालावाड़ चित्र शैली जो है, इस पर प्रभाव की अगर बात करें तो प्रभाव किसका देखने को मिलता है, तो प्रभाव हमें देखने को मिलेगा कोटा शैली का। किसका, कोटा शैली का, ठीक है। एक खास चीज यहाँ पर है कि जो महत्वपूर्ण है, इसको झालावाड़ शैली को महत्वपूर्ण बना देती है, वो है कि इसमें बेल बुंटों का प्रयोग किया गया है, बेल बुंटों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो हाड़ौती जो स्कूल के अंदर झालावाड़ चित्र शैली है, उसमें राजसी वैभव सामंती परिवेश का चित्रण किया गया है। कोटा शैली के इस पर प्रभाव देखने को मिलता है, और साथ ही साथ बेल बुंटों का चित्रण इस पर हमें देखने को मिलता है। कौन सी शैली में, हाड़ौती स्कूल के अंदर, झालावाड़ चित्र शैली के अंदर, ठीक है। यहां तक आई होगी चीज समझ में। एक बार स्क्रीनशॉट रखना चाहिए, आप रख सकते हैं इसका। चलिए, तो आज हमने जो हाड़ौती स्कूल है उसमें कोटा शैली के बारे में बात की, बूंदी चित्र शैली के बारे में बात की, देन हमने इसके बाद में झालावाड़ चित्र शैली की बात की। अब तक हमारा मेवाड़ स्कूल पूर्ण हो चुका है, और उसके बाद में हमने हाड़ौती स्कूल के बारे में भी डिस्कस कर ली है। कल हम लोग बात करेंगे मारवाड़ स्कूल के बारे में। मारवाड़ स्कूल के अंदर जोधपुर चित्र शैली से हम बात करेंगे, और उसके बाद में हमारा डुडाड़ स्कूल बचेगा। यानी मारवाड़ और डुडाड़ दो स्कूल हमारे बाकी हैं, दो हमने अब तक कवर कर लिए। आशा करता हूं कि जो जानकारी मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं वो आपको बेहद ही पसंद आ रही होगी, और आपकी तैयारी है वो भी बहुत ही जोरों शोरों से चल रही होगी। और मैं अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास करूंगा कि आपको तमाम जानकारियां यहाँ पर अवेलेबल करवाऊं। कोई भी चीजें आपकी जो मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ उसमें छूटे नहीं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आपकी महत्वपूर्ण रहने वाली है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतनी ही बात करेंगे, कल की क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए गुड लक। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।